ग्रेविटेशन एक फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो हम लोग डिस्कस भी किए हैं फोर्थ चैप्टर में, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हालांकि ये फोर्थ चैप्टर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ कुछ बुक में ग्रेविटेशन एक अलग ही चैप्टर बना के दे देता है। तो हालांकि आईसीएसई बोर्ड में लॉज ऑफ मोशन जो है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसी चैप्टर का एक पार्ट है ये। ठीक है, ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का, इट मींस कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विथ अ फिक्स्ड फोर्स। कोई एक फिक्स्ड फोर्स से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। याद करोगे ये कहानी आप लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवरी कौन किए थे और किस रेफरेंस में, कोई आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन कब किए थे, मतलब किस रेफरेंस में, कोई कहानी ऐसा है क्या? यस सर, एप्पल के रेफरेंस में। अच्छा, कोई ऑर्चार्ड में बैठे हुए थे, बागान में बैठे थे, एप्पल गिरा नीचे की ओर, तो क्या सोचे हुए कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। हाँ बिल्कुल, हम लोग देखो, हम लोग जो है, एक होता है दूरदर्शिता, कि दूर की चीजों के बारे में सोचना, या फिर कुछ जो हमारे सामने नहीं है उस बारे में भी सोचना कि ऐसा क्यों है। बहुत कम आदमी इस तरह का साइट रखते हैं, जो सर आइजैक न्यूटन में था। हम लोग बहुत ऐसे चीजों से इतना फैमिलियर है, मोबाइल में बात करते हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन हो पाता है बिल्कुल नहीं सोचते हैं, इतना आदत हो गया है, देखते देखते नहीं सोचते हैं। टीवी में देख रहे हैं, कभी सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, कोई भी चीजों के बारे में हम उतना ध्यान नहीं देते कि क्यों ऐसा हो पाता है। ठीक है, लेकिन सर आइजैक न्यूटन के साथ जो हुआ, वो उन्होंने काफी ज्यादा इस बारे में सोचा कि क्यों ऐसा हुआ कि एप्पल जो नीचे की ओर गिरा। तो देखिए कि एप्पल के लिए स्पेस तो ऊपर की ओर भी था, चाहे तो स्काई की ओर भी मूव कर सकता था, लेकिन वह टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस ही मूव किया, क्यों ऐसा हुआ? तो बाद में वे एक थ्योरी दिए, एक लॉ दिए, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा ये भी वो बताया। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसके बाद उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। M1 है, M2 का अट्रैक्ट कर रहा है, किधर, अपनी ओर। ठीक है, यदि हम यहां से यदि देखते हैं, M1 M2 को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, M2 M1 को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से दोनों को यदि हम ज्वाइन कर दें, ज्वाइन करने से एक लाइन मिलेगा, और उसी लाइन के अलोंग अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है। M1 अट्रैक्ट कर टुवर्ड्स इटसेल्फ, M2 अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, हाँ, डायरेक्शन तो जान गए, अट्रैक्शन फोर्स है तो अपनी ओर ही अट्रैक्ट करेगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड के भी बारे में न्यूटन ने बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। यदि हम दो ऑब्जेक्ट का बात करें, सिचुएशन को दो ऑब्जेक्ट से समझते हैं ताकि आसान होगा।
तो यदि दो ऑब्जेक्ट का बात करें तो दो ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ये पहला लॉ, F is directly proportional to product of the masses M1 M2। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग समझ क्या पहले भी बताया गया है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, मतलब ये प्रोडक्ट यदि बढ़ेगा तो फोर्स का भी वैल्यू बढ़ेगा। अच्छा, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट किस कारण से बढ़ सकता है? किसी एक का भी मास बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, दोनों का बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस बढ़ सकता है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा किसी एक के मास को बदलने से, इंक्रीज करने से, या दोनों का मास को इंक्रीज करेंगे। यदि मास इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, पहला ये बताया गया। दूसरा स्टेटमेंट ये बोला गया कि यदि डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा दूर जाएगा तो फोर्स का अमाउंट क्या होगा? कम होगा, फोर्स का अमाउंट कम होगा। लेकिन ध्यान देना, फोर्स का अमाउंट कम होगा ये जरूर बोले, लेकिन ये बोले कि यदि हम लुक हियर, यदि हम डिस्टेंस को डबल कर दिए, मतलब डिस्टेंस में 2 मल्टीप्लाई किए, तो क्या फोर्स 2 से डिवाइड होगा? मतलब फोर्स क्या हाफ हो जाएगा? नहीं, यदि हम डिस्टेंस को डबल कर दिए, दैट इज 2 मल्टीप्लाई कर दिए, सर 1/4 हो जाएगी। हाँ, बोले कि फोर्स जो होगा, जितना हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिस्टेंस पे, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर करो 4, उससे डिवाइड करना होगा। मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन है, डिस्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शन है, लेकिन स्क्वायर का, स्क्वायर करने के बाद इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो दूसरा स्टेटमेंट ये बोला गया, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 by R स्क्वायर, M1 M2 by R स्क्वायर। इसी को याद करना, F इक्वल टू M जब प्रूफ कर रहे थे तो वहां पे हम बताए हुए थे जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं सर एक कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट यूज कर, है ना? तो रीजन भी बताए थे। कांस्टेंट ये बताता है कि एक का वैल्यू यदि बढ़ाएंगे तो दूसरा का वैल्यू किस रेशियो में बढ़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, और वो कांस्टेंट क्या होगा? लुकिए, कांस्टेंट होगा G। यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा, आप जब नोट्स लिखोगे तो इसके जस्ट नीचे लिखना, हमारे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे। तो प्रोपोर्शन हटाए तो कांस्टेंट देंगे, और कांस्टेंट कौन सा है? G, कैपिटल G, कैपिटल G। फिर M1 M2 तो है ही बाय R स्क्वायर। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फोर्स का जो फॉर्मूला है या वैल्यू है, ये होगा कैपिटल G M1 M2 बाय R स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल G जो है एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का वैल्यू हर जगह पे सेम होता है। यूनिवर्स में कहीं पे भी, कोई भी प्लैनेट, कोई भी सैटेलाइट, कहीं पे भी यदि बात किया जाए, कैपिटल G का वैल्यू सेम होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू भी है, एक दिखाते हैं आगे। इसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखा देते हैं, बस यहाँ पे लिख रहे हैं ये, where G is a constant, जिसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट पे आते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए। इट स्टेट्स दैट, क्या स्टेटमेंट है? ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फिक्स्ड फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्ट जो करता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्स प्रोपोर्शन है, दो जो ऑब्जेक्ट्स है
दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शन है। और फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा तो ये भी लिखाया है, द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट को यदि हम ज्वाइन कर रहे हैं, एक लाइन मिल रहा है और उसी लाइन के अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ये एक लाइन है, M1 अट्रैक्ट कर रहा है इधर की ओर और M2 अट्रैक्ट कर रहा है इसको। ठीक है, यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत है बताओगे? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, एनी स्टूडेंट डाउट? किन्हीं को डाउट है तो बताओगे? नो सर। चलिए ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दे। मिटा दे ना? यस सर। ठीक है, देखो जी का वैल्यू भी लिख देते हैं यहाँ पे। देखोगे कैपिटल जी का वैल्यू ये है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और इसका यूनिट क्या है देखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो इसका यूनिट कहां से आया है हम लोग खुद जान सकते हैं। देखो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ठीक, जी को यहां रखो बाकी को इधर भेज दो। तो देखो तो यूनिट के लिए क्या वैल्यू आ रहा है सर? फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो डिस्टेंस स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 मास है तो केजी स्क्वायर। हाँ सही है, और बाई का मतलब हम लोग पर लिखते हैं तो इसीलिए यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऑफ जी। तो इसी के लिए आप क्या लिखते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, बाई को लिखते हैं पर, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर हो गया, है ना। तो यदि बाय द वे कभी कंफ्यूजन होगा, भूल गए तो फॉर्मूला से आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, 1 मिनट टाइम लगेगा, तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। यस सर। देखोगे क्वेश्चन का जवाब देते जाना। क्वेश्चन ये देता है इफ देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट है M1 M2 मान लो, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है और सिचुएशन ये दे दिया इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। यदि एक का मास को डबल कर दिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा, क्या होगा?
सर 1/4 हो जाएगा। नहीं, हम मास का बात कर रहे हैं, मास। सिर्फ 4 टाइम्स हो जाएगा। हम मास का बात कर रहे हैं, मास। यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है सर तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा सर, डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा, ठीक है। कि मान लो कि ऑब्जेक्ट है एक 2 kg का और एक 5 kg का, किसी एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल कर दिए, मतलब 2 kg के बजाय अब हम 4 kg का लेंगे, तो मास जब डबल करेंगे तो फोर्स कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? सर 2 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि m1 के जगह पे 2m1 यदि ले लिए तो 2 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब प्रीवियस में जितना ग्रेविटेशनल फोर्स था उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कभी ये देते कि हम दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिए तो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? 4 टाइम्स हो जाएगा सर। टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आपके बुक में बहुत सारा मिलेगा, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, यदि हम दो ऑब्जेक्ट जो है, सपोज दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है सपोज r है, डिस्टेंस को यदि हम ट्रिपल कर दिए, 3 गुना बढ़ा दिए, तो फोर्स कितना हो जाएगा? सिर्फ 1/9। 1/9 टाइम्स। वेरी गुड, ध्यान देना। और यदि बोलेगा कि नहीं सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन देता है कि सॉल्व करके दिखाओ कि 1/9 टाइम्स कैसे होगा, तो वही आप f is inversely proportional to r square, तो फिर वैसे निकालेंगे। हाँ, तो वहां से आप लिख दोगे कि 3r होगा, तो 3r का स्क्वायर तो 9 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये करके लिख दोगे। चलो ठीक है, यदि ध्यान देना, यदि डिस्टेंस को हम हाफ कर दे, जो डिस्टेंस था r का, नया डिस्टेंस हम कर दिए, डिस्टेंस को हाफ कर दिए, ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे था उसका डिस्टेंस को हाफ कर दिए, फोर्स कितना टाइम्स होगा? सिर्फ 4 टाइम्स। फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम में आप लोग जवाब दे दे रहे हो, वेरी गुड। होगा क्या, जैसे r स्क्वायर है, नया जो m1 m2 बाय r के जगह पे नया डिस्टेंस क्या है, r बाय स्क्वायर होगा, तो r स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर 4 है, और ये डिनोमिनेटर क्या होगा, पहले ऊपर आ जाएगा, है ना। r स्क्वायर बाय 4 है और ये 4 ऊपर जाएगा, और ये एक्चुअल में क्या है, ये प्रीवियस फोर्स था, तो हम लोग बोल सकते हैं f डेल्टा 4 टाइम्स ऑफ f। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो कि न्यू फोर्स f डैश इज इक्वल 4 टाइम्स प्रीवियस, ठीक है। तो इस तरह से, तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ध्यान देना, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हालांकि आप पहले भी इसका बोल सकते यूज कर चुके होंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g। क्या है ये, देखोगे इसी में, जब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात करते हैं तो यहाँ पे फ्री फॉल, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, इसका भी जिक्र करना होगा। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको यदि हम रिलीज कर दिए, इसका मतलब वो नीचे की ओर यदि जा रहा है
तो किस कारण से जा रहा है ये बताओगे तो? अर्थ का ग्रेविटी की वजह से। हाँ, अर्थ के ग्रेविटी के कारण या अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जा रहा है। और ध्यान देना, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हम रिलीज किए, इसी को यदि हम रिलीज कर रहे हैं, नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ पे और एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एयर फ्रिक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे की ओर, एयर फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन जब भी हम लोग फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का बात करते हैं, वहां पे एयर फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल एज्यूम करते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि एयर फ्रिक्शन जीरो है, हालांकि जीरो नहीं होता है। हम अपनी सुविधा के लिए लेते हैं ताकि एयर फ्रिक्शन का वैल्यू हमको लिखना ना पड़े, समझे? तो जब भी हम लोग फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का बात करते हैं, इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगना चाहिए। सब फोर्स लगना चाहिए, फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो मूवमेंट में क्या होगा या मोशन में क्या होगा, उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, आप समझ सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट पे यदि एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, हमेशा एक फोर्स लग रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। दैट इज एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को जब हम रिलीज कर रहे हैं तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। 0 मीटर पर सेकेंड है, बढ़ेगा 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जमीन से टकराएगा उस समय उसका मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट में इंक्रीज कर, जब वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है। क्योंकि याद करोगे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे इंक्रीज किस कारण से कर रहा है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, वो एक्सेलरेशन किस कारण से क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट केस। और एक कंडीशन है, ध्यान देना, कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे, मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड से फेंके ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करता जाएगा कि वेलोसिटी घटेगा? डिक्रीज हो। किस कारण से घटेगा सर? क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे पुल करने का कोशिश करेगा। एक अपोजिशनल फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की ओर, तो अपोजिशनल फोर्स के कारण उसका वेलोसिटी घटता जाएगा, और एक कांस्टेंट रेट से घटेगा, एक फिक्स्ड इंटरवल में, फिक्स्ड अमाउंट में वो डिक्रीज होगा उसका वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी में जो चेंजेज आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब भी चेंजेज आ रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंजेज आ रहा है तो एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर आता है तो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर की ओर मूव करता है तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, दैट इज रिटार्डेशन है। ठीक है, और एक्सेलरेशन रहे या रिटार्डेशन रहे, उसको हम लोग कलेक्टिवली हम लोग एक ही बोलते हैं, क्या, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये पाया गया, ध्यान देना, इसका जो वैल्यू जब कैलकुलेट किया गया, चलो हम लोग देखेंगे, इसका वैल्यू जब कैलकुलेट किया गया तो पाया गया कि अर्थ सरफेस के आसपास इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग सुविधा के लिए कहीं पे जरूरत के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये समझ गए व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे दिया है क्वेश्चन, ये पूछता भी है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल जी। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन, इसका जो फॉर्मूला है वो डेराइव करो। ठीक है,
तो देखो हम लोग कैसे डेराइव कर सकते हैं, डेफिनेशन हम लिखा देंगे, डेरिवेशन भी काफी आसान है। एज्यूम करते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ है ये, जिसका मास है m। एक ऑब्जेक्ट इसके सरफेस पे मान लो कि रखे, सरफेस पे है, फिर सोच सकते हो सरफेस से कुछ हाइट से गिरा रहे हैं, जब गिरा रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास एज्यूम करते हैं स्मॉल m। ठीक है, अर्थ का जो रेडियस है इसको हम एज्यूम करते हैं कैपिटल R। रेडियस ऑफ द अर्थ एज्यूम कर रहे हैं कैपिटल R। और चलो देखते हैं कि दोनों के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, सर आपका हाँ आवाज, हम कुछ बोल नहीं रहे, पढ़ो, आवाज नहीं आ रही है, एक बार पढ़ो जो हम लिख रहे हैं। ठीक है, जो अभी समझाए वही लिख रहे हैं। सर हाँ जी, बोलो, बोलिए।
स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका प्रूफ हम करना है, ये मिटा देंगे पूरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले लिया सर स्क्रीनशॉट। ठीक है, मिटा देना। यस सर। देखो ध्यान देना, ये अर्थ है, अर्थ का मास m, रेडियस r, एक ऑब्जेक्ट एज्यूम करते हैं जो अर्थ सरफेस पे, और देखोगे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, अर्थ और दिस ऑब्जेक्ट, इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, देखो बाय फॉर्मूला कहता है F इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है m इंटू m, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शन, एक कांस्टेंट भी आएगा g। देखो ध्यान देना, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को r लिए, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अच्छा देखो, इतना बड़ा वैल्यू में 6400 किलोमीटर, उसमें 1 मीटर ज्यादा हो या कम हो कोई फर्क पड़ता है क्या? बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लाएगा, इसलिए रेडियस ऑफ अर्थ को ही दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया गया है। ऐसे लिया जाना चाहिए डिस्टेंस यहां से, लेकिन ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, r के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। इसमें ध्यान देना, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, आपको ये फॉर्मूला पता है, देखो तो F इक्वल टू ma, पता है ना? यस सर। तो a एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, यदि रिलीज भी किया जाए तो एक्सेलरेशन जो एक्ट कर रहा है, तो इस एक्सेलरेशन का एक पर्टिकुलर नाम है, क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए यहाँ पे ma के बजाय क्या लिख रहे हैं, mg। तो हम लोग F के बदले में लिख सकते हैं mg, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। mm देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, g इक्वल टू कैपिटल G m बाय r स्क्वायर, यही है, ठीक है? मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर अभी हम डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, रिपीट कर दिए ना। अच्छा ठीक है, रिपीट कर देते हैं। हम ये बोल रहे थे कि ये अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस पे, हम दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं, क्या होगा, F इक्वल टू G प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब M और M, M1 M2 लिखते तो फर्स्ट मास से कैपिटल M, सेकंड मास से M, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस
और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स का, लेकिन हम ये भी बताए हुए थे न्यूटन सेकंड लॉ में कि F इक्वल टू ma, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ma, लेकिन a के जगह पे क्या लिख रहे हैं, g, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन का कुछ एक अलग सिंबल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसलिए हम लोग F के बदले में क्या लिख सकते हैं, mg, तो यहाँ पे लिख दिया mg, m कैंसल हुआ तो ये आया। समझ गए जो डिस्कनेक्ट हो गए थे? जवाब दोगे? कौन डिस्कनेक्ट हुए थे, साहिल कौन? यस सर, अभी अभी फिर से हो गए थे सर। फिर से डिस्कनेक्ट क्या हो गया था? पता नहीं, अपने हो जाता है सर। अच्छा ठीक है, अभी हम बताए, समझ में आया? हाँ सर, आगे। ठीक है, तो F इक्वल टू ma लिखते हैं, F के जगह पे ma, लेकिन a के जगह पे g लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mm कैंसल होगा तो स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डेराइव हो गया। ठीक है, ध्यान देना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या अर्थ के लिए हम बात कर रहे हैं, कोई भी प्लैनेट यदि होगा तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कैपिटल G तो कांस्टेंट है हर जगह पे, मास ऑफ द प्लैनेट होगा, और यहाँ पे रेडियस ऑफ द प्लैनेट होगा। मतलब कोई भी प्लैनेट में कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम सरफेस के आसपास यदि गिराया जाए तो वहां पे एक्सेलरेशन कितना क्रिएट होगा वो डिपेंड करेगा मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे। जब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू जो है सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अच्छा ये देखो, ध्यान देना, क्वेश्चन ये देता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, एक सपोज 1 kg का है और एक 10 kg का है, एक 1 kg का है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है 10 kg का है। इसको यदि हम सेम हाइट से यदि गिराएं तो जमीन में कौन पहले पहुंचेगा? दोनों सेम टाइम पहुंचेगा। बिल्कुल सही जवाब, सेम टाइम। फिर क्वेश्चन ये दे देता है और रीजन क्या देंगे, दोनों सेम टाइम पे क्यों पहुंचेगा, क्योंकि यदि हम दोनों को रिलीज किए सेम टाइम में सेम वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड, मतलब सेम इंक्रीमेंट हो रहा है वेलोसिटी में, जिस कारण से सेम डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम में और एक साथ जाके वो जमीन में टकराएगा। ठीक है, और यहाँ पे रीजन देंगे बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द, देखोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट का मास कोई भी हो, छोटा ऑब्जेक्ट है बड़ा ऑब्जेक्ट है, हमेशा उसमें एक्सेलरेशन कितना क्रिएट होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर क्वेश्चन यहीं पे दे देता है कि हम क्या करते हैं, एक कागज है, एक पेपर है, सपोज आपके नोटबुक का ही फाड़ा हुआ एक पेज है, एक ओपन खुला हुआ है और एक मोड़ के हम गिरा रहे हैं। ठीक है, दोनों का मास तो सेम है, एक हो सकता है था कि बड़ा भी, हम दो पेपर का हम बॉल बना के हम ले लिए, तो जब हम गिराते हैं तो हम पाते हैं कि बॉल पहले गिरता है और वो जो पेपर है वो बाद में गिरता है। भाई दोनों को तो साथ साथ गिरना चाहिए था, दोनों का मास सेम है, या मास कम ज्यादा भी होता तो एक साथ गिरना चाहिए था, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? सर क्योंकि पेपर को फ्रिक्शन का ओवरकम करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। ध्यान देना, एयर फ्रिक्शन के ही कारण ऐसा हो रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण। ध्यान देना, एयर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक ब्रॉड एरिया पे, एक बड़े एरिया पे एयर फ्रिक्शन लग रहा है, जिस कारण से
उसको गिरने में ज्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या है, उसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू कम हो जा रहा है, क्योंकि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करना चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए एक ही फोर्स एक्ट करना चाहिए, क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पे एयर फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है। तो ये देखा गया, ध्यान देना, यदि हम लोग यहाँ पे ऐसे गिरा, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, यदि हम लोग ऐसे एटमॉस्फेयर, ऐसे अर्थ सरफेस के आसपास एक छोटा सा आयरन का गोली है, स्फेयर है, और एक फीदर है, एक फेदर पे गिराएंगे तो पाएंगे कि एक जो आयरन का गोली है वो रीजन ये एयर फ्रिक्शन के कारण क्या है कि यहाँ पे ऑपोजिशनल फोर्स इसमें ज्यादा लग रहा है। लेकिन जब क्या, यहाँ का सारा एयर निकाल दिया है, आपका वीडियो बार बार स्टॉप हो जा रहा है सर। आप यस सर, नहीं क्लियर आ रहा है। नेटवर्क यस सर है। ठीक है, कोई नहीं, आज बस इसी टॉपिक तक रहेंगे, 5 मिनट पहले ही आज छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिक्कत होगा तो अच्छा नहीं है। तो नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले और भी इससे रिलेटेड थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये समझ गए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए मास जो भी होगा सबके लिए सेम होता है। कोई भी अलग अलग मास का ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, अर्थ सरफेस को सेम टाइम पे टच करेगा, हाँ, प्रोवाइडेड एयर फ्रिक्शन ना हो। यहाँ पे हमेशा ऐसा देखने को मिलता है। सर, हाँ जी सर, लास्ट वाले एग्जांपल जो आप दे रहे थे सिर्फ वो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अच्छा, लास्ट वाला मतलब ये सर फेदर वाला सर नहीं क्लियर। हम ये यदि एयर का प्रेजेंस हो एटमॉस्फेयर पे, एक आयरन बॉल और एक फेदर को यदि हम रिलीज करते हैं, आयरन बॉल पहले गिर जाता है, फेदर थोड़ा लेट से गिरता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इस थ्योरी के अनुसार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबके लिए सेम है, फेदर के लिए भी वही है, आयरन बॉल के लिए भी वही है, एक साथ गिरना चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आयरन बॉल पे जो एयर फ्रिक्शन है कम लग रहा है, नेग्लिजिबल लग रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया कम है। और फेदर पे क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण एयर फ्रिक्शन ज्यादा एक्ट कर रहा है, तो अपोजिशनल फोर्स ज्यादा होने के कारण वो लेट से गिर रहा है। यही एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं एक ऐसे कंटेनर पे जहां पे एयर ना हो, वैक्यूम, दैट इज एयर यहां से निकाल दिया गया, तो हम लोग पाते हैं कि दोनों को जब रिलीज करते हैं तो दोनों एक साथ बॉटम को टच करता है। इसका मतलब क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहा है वो सेम हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए सेम। क्लियर है, समझ गए? यस सर। ठीक है, देखोगे एक आपका होमवर्क है, एक कैलकुलेशन है, सिर्फ जी का वैल्यू निकालना है आपको। बुक का हेल्प ले सकते हो। स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल जी का वैल्यू लिखना जो बताया 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ लिखना, रेडियस ऑफ अर्थ लिखना 6400 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देना, तो वैल्यू आएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये वैल्यू लेके आप कैलकुलेट करना, आपके पास वैल्यू आएगा लगभग ऐसा 9.7879 ऐसा कुछ आएगा। कैलकुलेट करना, तो इसी को हम लोग अप्रोक्स ले लेते हैं कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसको क्या आप कर लोगे ये? यस सर। ठीक है, तो
तो ये होमवर्क है Yes, sir. इस चैप्टर में, और बस वेट के बारे में है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो एक्सरसाइज का भी क्वेश्चंस देखोगे, जो दिक्कत होगा वो पूछ लोगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है।